नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 और दूसरा टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक विकास नीति 2021। ये हमारी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मुख्य परीक्षा में तो हम वैल्यू एडिशन में इनका प्रयोग कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो इसी दृष्टि से हम तैयार करने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है। उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश से कुपोषण को खत्म करना। मध्य प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने की जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर गठित होने वाली पोषण सरकार को दी गई है। पोषण सरकार का आशय यहाँ पर क्या है कि पोषण सरकार पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शौर्य दल सहित सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में काम करने वाली यह सरकार पोषण आहार, दवा वितरण, टीकाकरण एवं अन्य कार्यों की निगरानी करेगी और इसके द्वारा ये मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर कुपोषण को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस नीति के अंतर्गत सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की योजना बनाई है। अब हम उन लक्ष्यों को देख लेते हैं। जैसे पहला है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 प्रति 1 लाख से घटाकर 70 पर लाना है। 70 पर लाना मतलब 70 प्रति 1 लाख लाना है। ऐसे ही बाल मृत्यु दर 56 प्रति 1000 से घटाकर 25 प्रति 1000 लाना है। तो यहाँ पर हमें दो महत्वपूर्ण आंकड़े मिल जा रहे हैं। एक तो मातृ मृत्यु दर की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, आप इसे भारतीय संदर्भ में भी तुलना करके देख सकते हैं कि भारत में कितना है और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। ऐसे ही बाल मृत्यु दर का एक आंकड़ा हमें मिल गया। ठीक है, तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ही एनीमिया के 50% से अधिक मामले प्रदेश में आ रहे हैं, तो उन्हें घटाकर कितने करने की बात है, 25% करने की बात है। ये 2030 तक प्राप्त करना है इन लक्ष्यों को। लैंगिक असमानता और बाल विवाह समाप्त करना, अल्प पोषण व मोटापे से जूझ रहे लोगों की मदद करना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लक्ष्य हैं 2030 तक प्राप्त करने हैं। सरकार ने इस नीति में ये घोषणा की है। अब हम इस नीति की कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। विशेष बातों में पहली बात है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश से कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य है। अभी आपने देखा कि 2030 तक सरकार किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, जैसे बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इनको कमी करने की बात कही जा रही है। एनीमिया के जो 50% से अधिक मामले आ रहे हैं उनको 25% तक लाएं। तो इस प्रकार के लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। अगली बात है कि नीति में कुपोषण के कारणों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुपोषण के कारण भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए अलग हो सकते हैं, बच्चों में अलग हो सकते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। तो सरकार इसमें यही कह रही है कि कुपोषण के कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगली बात है कि जिन परिवारों में कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या बना हुआ है उस चक्र को तोड़ना। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो कारण है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही जिन परिवारों में, ये तो हमने देख लिया, आदिवासी बहुल इलाकों के ज़्यादा कुपोषण वाले क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, इस नीति की समीक्षा के बारे में बात कही जा रही है कि राज्य स्तर पर इस नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 वर्ष में होगी, वहीं विभागीय स्तर पर प्रतिवर्ष इस नीति की समीक्षा की जाएगी। और आगे चलते हैं। अगली बात है कि स्थानीय स्तर पर पोषण के उपलब्ध विकल्पों पर निर्णय पोषण सरकार ही लेगी। अब स्थानीय स्तर पर कौन कौन से पोषण के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे सुरजना है, कौंदो कुटकी है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, स्थानीय फसल है, फल और वनकंद है। ठीक है, और इन्हें कुपोषित बच्चों और महिलाओं के परिवारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने में प्राथमिकता दी गई है। कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में पोषण देखभाल की पहल की जाएगी। ठीक है, पोषण सरकार में शामिल, जैसा कि हमने बताया कि पंच, सरपंच हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, शौर्य दल है, मातृ समिति है और कुपोषित बच्चों की माताओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है कि जो पोषण सरकार में शामिल लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तभी तो वो ग्रामीण स्तर पर या
स्थानीय स्तर पर अच्छा कार्य कर पाएंगे और इस नीति को प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो इस नीति का क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस नीति में हम यही कह सकते हैं कि हमें जन भागीदारी दिखती है पोषण सरकार के माध्यम से, और लक्ष्य आधारित पोषण नीति है। हमने देखा कि 2030 तक कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं जिनको प्राप्त किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो जन भागीदारी एवं लक्ष्य आधारित पोषण नीति जारी किया जिसने। तो इस प्रकार से हमने पोषण नीति 2020 देखी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मध्य प्रदेश नई MSME विकास नीति 2021 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इसके उद्देश्य देखेंगे और कुछ जो प्रमुख बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? समग्र औद्योगिक विकास और MSME प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरी बात है आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना। तीसरी बात है एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और MSME के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना। चौथी बात है इसमें रोजगार सृजन के माध्यम से युवा उद्यमियों को अवसर प्रदान करना। अगर हम इसमें मोटी मोटी बात देखें तो इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में इस नीति के प्रयास दिखाई देते हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराना तो है ही। ठीक है, और ये जो औद्योगिक नीति तैयार की गई है यहाँ पर आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा यह नीति तैयार की गई है। तो यहाँ पर हमने मुख्यतः उद्देश्य देखे। अब हम इस नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बात हमको यहाँ पर यह समझ लेनी है कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में समृद्ध राज्य है और मध्य प्रदेश के जो कृषि उत्पाद हैं उनका प्रदेश में ही प्रसंस्करण सुनिश्चित हो, इसीलिए ये औद्योगिक नीति लाई गई है। और इस नीति में ये कहा गया है कि अगर नवनिर्मित जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं तो उन्हें हम अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें देंगे और इसी संबंधित इसमें घोषणाएं की गई हैं। जैसे पहली बात इसमें क्या कही गई है कि नीति में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जिसमें यंत्र संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक का निवेश किया गया है, तो इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे मंडी शुल्क से छूट, बिजली खपत में, विद्युत टैरिफ में छूट। अब ये जो विद्युत टैरिफ में छूट है ये 1 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है या 20% का रियायत दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं अगर उनकी स्थापना होती है तो ये सुविधाएं और छूट देने की बात इस नीति के तहत की जा रही है। और क्या बातें कही जा रही हैं इसमें? दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचना को बेहतर बनाने हेतु जैसा कि लक्ष्यों में इस बात को वर्णित किया गया है, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15% या अधिकतम 5 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि प्रदेश में ही कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण सुनिश्चित हो सके, इसीलिए सरकार इसमें प्रोत्साहित कर रही है कि प्रदेश में ही प्रसंस्करण इकाइयां बने। नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अगर निजी क्षेत्र आगे आता है तो उसी के लिए कहा गया कि हम अधिकतम 5 करोड़ रुपए देंगे या परियोजना लागत का 15%। ठीक है, तो इस प्रकार से इस औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, उद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहती है। तो इस दृष्टि से ये हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है, मेंस में तो हम वैल्यू एडिशन कर ही सकते हैं और प्रीलिम में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।